हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर का जर्नी था, जो सब एक्सपीरियंस था उसके बारे में। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले पोस्ट किया हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिलेटेड, जो कि एक था मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी था वो वाला वीडियो, एंड दूसरा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हो, क्या क्या डूज एंड डोंट्स होता है उसके ऊपर। आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी वाला वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टेस्ट होने के तुरंत बाद हम मैम को विज़िट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैम कुछ दिन के लिए सिटी में अवेलेबल नहीं थी। उसके ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद हमने फिर से अपॉइंटमेंट बुक किया मैम का, एंड विज़िट किए। एंड वहाँ पे मैम ने देखा कि रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, जैसा ग्रोथ होना चाहिए था। बेबी का ग्रोथ बिल्कुल सही से हो रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। रिपोर्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। एंड रिस्क फैक्टर जो है बहुत ही कम था, मतलब कोई रिस्क था ही नहीं प्रेगनेंसी में। फिर मैम ने उसके बाद कुछ और मेडिसिन्स ऐड किए, जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होती है, क्योंकि अभी जो है बेबी का बॉडी का ग्रोथ होगा, लाइक जो फिज़िकल ग्रोथ होता है वो होगा। तो फिर मैम ने कैल्शियम का टैबलेट ऐड किया, आयरन का टैबलेट ऐड किया, एंड फॉलिक एसिड तो पहले से ही चल रहा था, तो वो अभी भी वैसे ही चलेगा। एंड मेरा जो इंसुलिन का लेवल कंट्रोल करने के लिए जो भी मेडिसिन मैं खा रही थी वो वाला भी मुझे कंटिन्यू करना था। तो बेसिकली ये 3-4 मेडिसिन मुझे लेना था अभी। पहले का जो प्रोजेस्टेरॉन एंड और जो कुछ ले रही थी मैं ड्यूफेस्टन वगैरह, वो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आधे से ही बंद करवा दिया गया था। एंड मॉर्निंग सिकनेस तो था ही नहीं, तो उसके लिए कोई मेडिसिन तो चल नहीं रहा था उस टाइम। तो फिर मैम ने उस दिन बोला कि अराउंड 19th वीक हमको और एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो कि होगा एनोमली टेस्ट। एंड हम लोग फिर घर आ गए मैम से बात करने के बाद, एंड खाना पीना मेडिसिन वगैरह जैसे मैम ने सजेस्ट किया था वैसे ही चल रहा था। एंड और एक चीज़, मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही नारियल का पानी लेना स्टार्ट कर दिया था। बहुत जन मना करते हैं कि ये कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, बेबी का जो मतलब आँखों का कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर पीते हो। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, पर मैंने मैम से पूछा था, एंड मैम ने बोला था कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए एंड बेबी के लिए भी। तो कोकोनट वाटर एंड योगर्ट, ये दोनों मैंने कंपलसरी डाइट में ऐड किया था। तो फिर जैसे ही 19th वीक कंप्लीट हो गया एंड 20th वीक स्टार्ट हो गया, हम लोग फिर से एनिमली टेस्ट के लिए वहाँ गए। एंड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल ही था, पर मैम ने वो जो रिपोर्ट था उसमें एक जगह अंडरलाइन किया था, वो हमने उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया, पर बाद में वो मुझे पता चला कि वो चीज़ है क्या एक्चुअली। और एक कॉम्प्लिकेशन आने वाला था। मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड के जगह लिखा हुआ है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। मतलब जब बेबी मतलब फीटस जब ग्रो करता है यूटेरस में, यूजुअली 2 अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं एंड एक अम्बिलिकल वेन होता है। पर मेरे बेबी के केस में क्या था, एक अम्बिलिकल आर्टरी था एंड एक अम्बिलिकल वेन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था, जो कि वो पूरा रिपोर्ट में यही था। बाकी सब कुछ नॉर्मल था। एंड उस दिन का रिपोर्ट देखिए, ऐसे सब फ़ोटोज़ वगैरह सब लिया गया था, उसमें से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जो रिमार्क लिखा हुआ था सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर हम लोग घर आ गए, एंड उस चीज़ को हमने उतना सोचा नहीं था, क्योंकि मैम ने भी उतना कुछ मेंशन नहीं किया था एट दैट पॉइंट। घर आने के बाद फिर हमने ये सोचा कि अब तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाला है, तो आगे डिलीवरी का क्या करना है, कहाँ पे करवाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि
टू बी ऑनेस्ट, ये जो मैम के पास हम लोग जा रहे थे, मैम बहुत अच्छी हैं। लाइक आपका अगर कंसीव नहीं हो रहा है, पीसीओएस है, थायराइड है, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर उनका सर्जरी के रिलेटेड हमको थोड़ा बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिला था, क्योंकि कुछ लोग ये लिखे थे कि सर्जरी के बाद वो जो स्टिचेस है प्रॉपरली सूख नहीं रहे हैं, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है एंड पानी आना स्टार्ट होता है स्टिचेस में से। तो वो रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे एंड हम दोनों का ही प्रेफरेंस था नॉर्मल डिलीवरी। स्टार्टिंग से ही जीवन बोल रहे थे अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा तो अच्छा होगा बेबी के लिए भी एंड मॉम के लिए भी। तो हम वही सोच में पड़ गए कि कौन से अच्छे डॉक्टर के पास जाए जो कि नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते होंगे, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली हम लोग को और एक इंसिडेंट भी सुनने को मिला था। जीवन का एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ की जब डिलीवरी होने वाली थी और एक दूसरे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने स्ट्रेट ही बोला कि इतना टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन वेट करेगा, 8-10 घंटा, तो जल्दी से सी सेक्शन का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सी सेक्शन करवा देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर जो है पैसे के लिए हो या फिर टाइम बचाने के लिए हो, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं आजकल सी सेक्शन। और ऐसा नहीं कि खाली कॉम्प्लिकेशन में ही सी सेक्शन करवा रहे हैं, नॉर्मली भी बोल देते हैं कि सी सेक्शन इस टाइम एडमिट हो जाओ, सी सेक्शन करवा लेते हैं। पर हम वो सिचुएशन थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कौन से अच्छे डॉक्टर हैं आसपास। तो एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिली जिनका रिव्यू बहुत अच्छा था। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए एक दिन। फिर उस दिन वो जो मैम है उन्होंने पूरा रिपोर्ट देखा। मैम भी बहुत अच्छी थी, जो नई वाली मैम है। पर उन्होंने जब देखा कि इसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, उन्होंने फिर हमको बहुत डरा दिया वहीं पे कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी में बेबी में बहुत लैक होती है, ग्रोथ में बहुत एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, मेंटल एबनॉर्मलिटीज़, फिज़िकल एबनॉर्मलिटीज़, बहुत डेफिशिएंसी होगी, ये होगी वो होगी। तो वो इतना नेगेटिव बोली ना, मुझे पता नहीं वो वाइब थोड़ा मैच नहीं हुआ। एंड मुझे लगा आप अगर डॉक्टर हो, आप सही बोलो पर पेशेंट को डराओ मत। जबकि मुझे पता था, मतलब मैंने थोड़ा भी रिसर्च किया था उसके ऊपर कि क्या होता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जब होता है। तो अगर आपका रिस्क एनालिसिस में रिस्क इतना ही लो है तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे बहुत जन हैं जिनका नॉर्मली भी डिलीवर हुआ है बेबी एंड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जबकि उनका सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी था। तो इस चीज़ के चलते हम फिर दोबारा वो मैम के पास नहीं गए। फिर से वही सोच में पड़ गए कि एक अच्छी डॉक्टर चाहिए या फिर अच्छा डॉक्टर चाहिए जो कि सी सेक्शन के बदले नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करें। बहुत सोचने के बाद एंड बहुत ढूंढने के बाद ये पास में एक हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट घर से आधा घंटा ही लगता है वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे हमको एक मैम मिली जो कि जिनका कि प्रेफरेंस ही रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना। हाँ, ये चीज़ है कि सिजेरियन केसेस में वो जितना फ़ीस लेती हैं उससे नॉर्मल डिलीवरी में 10,000 उनका फ़ीस ज़्यादा होता है। पर जो भी हो, आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, आप अगर वहाँ पे जा रहे हो, सो यू आर इन अ सेफ हैंड। तो हम वही सोच के डॉक्टर चेंज करवाए एंड फिर एक दिन हम मैम के पास, जो कि पुराना सारा रिपोर्ट था वो लेके नए वाले मैम के पास गए एंड फिर उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद बोला कि सब कुछ तो नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज क्यों करवाए। उन्होंने ये भी पूछा था कि एक तो वो तो अच्छी डॉक्टर है, आपने चेंज क्यों करवाया। तो फिर हमारा जो भी रीज़न था, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बोला कि मैम हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो मैम ने ऐसे बोला था क्या मैं कॉम्प्लिकेशन में तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाऊँगी। तो हमने ही बोला था कॉम्प्लिकेशन जो होगा उस टाइम का सिचुएशन अलग होगा, पर अगर सब कुछ नॉर्मल है, सिचुएशन सब कुछ फेवरेबल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हमने सुना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। तो फिर मैम ने जो भी चेंजेस करवाना था मेडिकेशन में, वो सब थोड़ा बहुत चेंज करवाए एंड मैम ने बोला था फिर हमको 20 दिन के बाद
हमको और एक टेस्ट करवाना था, दैट इज़ फीटल इकोकार्डियोलॉजी। तो जिसमें कि क्या होगा, बेबी का जो हार्ट का ग्रोथ है, हार्ट का प्रॉपर वो लोग चेक करेंगे कि वाल्व वगैरह सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, बेबी का हार्ट कितना हेल्दी है, ये सब चेक किया जाएगा। तो फिर मैम ने जैसे ही सजेस्ट किया था, जो टाइम में सजेस्ट किया था ये फीटल इको टेस्ट करवाने के लिए, हम यहाँ पास में एक लैब है वहाँ पे जाके टेस्ट करवाए थे एंड उसका रिपोर्ट कुछ ऐसा आया था। ये यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसको आप जैसे एक्सरे वाला होता है ना, लाइट के अगेंस्ट देख के आप स्टडी कर पाओगे। पर जो भी सारा रिमार्क था सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट एकदम सही था। तो मुझे उस टाइम ना थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो स्टार्टिंग से जो भी कॉम्प्लिकेशन था एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये जो अम्बिलिकल आर्टरी को लेके जो कॉम्प्लिकेशन मुझे जो लग रहा था होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एंड मैम ने उस दिन फिर क्या है ना, कुछ ब्लड टेस्ट का भी उन्होंने सजेस्ट किया कि क्योंकि हम लोग जब से उनके पास गए थे हमारे पास कुछ रीसेंट ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं था। तो मैम ने बोला कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आओगे तो ब्लड टेस्ट करवा के ही आना, ताकि मुझे देखना है कि सारा जो पैरामीटर्स है ठीक है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया है, उसके हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फिर ये रिपोर्ट जिस दिन हम लोग लेके गए और टेस्ट करवाने के बाद उसके साथ फिर हम ब्लड टेस्ट का भी रिपोर्ट लेके गए थे। पूरा जो पैरामीटर्स था मेरा सब कुछ सही था। एक चीज़ था हीमोग्लोबिन जो कि कम हो गया था एंड वो चीज़ के चलते मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, आपका स्टार्टिंग वाला फेज़ में इतना सारा स्ट्रगल रहा है एंड उसके बाद भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्विन कंसेप्शन, उसके बाद फिर एक का हार्ट बीट नहीं आया एंड ये सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, इतना कुछ हो गया था मतलब उस टाइम तक कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो मैं वरिड हो जाती थी कि इसके चलते बेबी के ऊपर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी कि मेरे साथ कैसे हो सकता है ये सब इतना सारा चीज़। एंड हीमोग्लोबिन का कम होना मुझे नहीं लग रहा था कि कभी मैं फेस करूँगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए जो जो चीज़ बोला जाता है खाने के लिए मैं सारा कुछ खा रही थी। लीफी वेजिटेबल्स हो, ग्रीन्स हो, लाइक वेजिटेबल्स सारा टाइप का सब कुछ मैं खा रही थी, ताकि वो जो हीमोग्लोबिन का कमी हो या फिर बेबी के ग्रोथ में अगर कुछ कमी वो ना आए। पर फाइनली जो भी हो रिपोर्ट में वही आया, हीमोग्लोबिन का कमी। मैम ने फिर सजेस्ट किया कि आपको आयरन का टैबलेट मैं उस टाइम भी ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि अभी आयरन का जो टैबलेट है अभी के लिए बंद कर दो एंड अभी आपको हम सलाइन में एक आयरन का जो है लिक्विड टाइप का था इंजेक्शन मिला के वो आपके बॉडी में दिया जाएगा। मुझे एक्चुअली इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा फोबिया है, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ सुन के ही, पर ये सब तो लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट कुछ दिन में हम लोग फिर वो इंजेक्शन ऑनलाइन ऑर्डर करके वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में ही वो दिया गया था। वो जो भी सारा सलाइन 30 मिनट के लिए चल रहा था एंड सलाइन में वो डाइल्यूट किया गया था वो इंजेक्शन जो था। वो इंजेक्शन भी काफ़ी कॉस्टली था, अराउंड 5000 और 6000 का वो एक इतना बड़ा सा इंजेक्शन वो आता था। पर जो भी हो, उसके बाद मेरा जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट फिर हम दोबारा करवाए टेस्ट, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया था एंड ऐसे ही करके 2 टेस्ट हुआ थ्रू आउट सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में काफ़ी स्मूथ था ये जर्नी। सो ये था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्टोरी एंड इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने जो जो सिम्टम्स फेस किया, जो जो सिम्टम्स मुझे आए थे, उसके ऊपर मैं दोबारा और एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगी, क्योंकि नहीं तो एक ही वीडियो में सारा कुछ बोलूँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।